उस सीरियल किलर ने ये कोडेड संदेश सैन फ्रांसिस्को की पुलिस के पास भेज दिया था। सवाल था कि इस कोड को डिकोड कौन करेगा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद संदेश पढ़ लिया गया। हत्यारा सन की भी मालूम पड़ता था। यह घटना 1960 के दशक की है। हत्यारे ने संदेश भेजा था कि उसे मर्डर करने में बहुत मजा आता है और ये उसके लिए एक बेहतरीन एहसास है। उसका कहना था कि सबसे खास बात यह है कि वो जिनको मार रहा है वे अगले जन्म में उसके गुलाम होंगे। वो अगले जन्म के लिए गुलाम इकट्ठा कर रहा था। इस अजीबोगरीब संदेश के बाद पुलिस सन्न रह गई। इलाके में एक के बाद एक हत्याएं हो रही थी और हत्यारे की पहचान नहीं हो पा रही थी। उस पर शर्म की बात यह कि हर हत्या के बाद हत्यारा खुद पुलिस या प्रेस से संपर्क करता। वो उन्हें एक चिट्ठी भेजता, पहेलियां भेजता और तय वक्त के अंदर उन्हें अखबारों में छापने की हिदायत देता। उसने खुद को एक नाम भी दिया था, ज़ोडिएक किलर। अब पुलिस ने इस हत्यारे को पकड़ना अपनी इज्जत का सवाल बना लिया था। तो क्या पुलिस इसे पकड़ सकी? हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसके कुछ हिस्सों में जबरदस्त चौंकाने वाली घटनाओं का जिक्र है। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वो बेल आइकन भी दबा दें। 20 दिसंबर 1968 क्रिसमस की छुट्टियां शुरू ही होने वाली हैं। हाई स्कूल का एक नौजवान जोड़ा बेटी लू और डेविड ऑर्थर फेराडे उस शाम डेट पर निकलते हैं। 17 साल के डेविड ने अपनी मां से कार मांग ली थी और कहा था कि वे लोग क्रिसमस कैरल के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो 16 साल की बेटी के साथ कुछ खास पल बिताना चाहता था। दोनों लेक हरमन रोड की तरफ चल देते हैं। उन्हें इस बात की खबर भी नहीं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब उन्होंने एक जगह पर गाड़ी रोकी तो पीछे से आ रही गाड़ी भी रुक गई। उसमें से एक शख्स निकला। उसने डेविड की गाड़ी पर कई गोलियां बरसा दी। डेविड और बेटी घबरा गए। हमलावर ने उन्हें गाड़ी से निकलने को कहा। जब वे बाहर आए तो हमलावर ने बेहद करीब से डेविड के सिर पर गोली मार दी। इस बीच बेटी निकलकर भागने लगी। हमलावर ने पीछे से उस पर 6 गोलियां चलाई, जिसमें से 5 उसकी पीठ पर लगी। हमलावर इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। इस घटना के कुछ देर बाद जब वहां से गुजर रहे लोगों ने इस बात की खबर पुलिस को दी, तब पुलिस वहां पहुंची। तब तक बेटी दम तोड़ चुकी थी। डेविड की सांसें चल रही थी। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो भी दम तोड़ बैठा। ज़ोडिएक किलर की ये पहली हत्या थी। इस घटना के बाद से ही इस मिस्टीरियस सीरियल किलर की तलाश शुरू होती है। अगले कुछ साल तक वो कैलिफोर्निया और खासतौर पर सैन फ्रांसिस्को के लिए दहशत बन गया था और बाद में तो 60 और 70 के दशक में पूरे अमेरिका उसके खौफ में रहने लगा। वो पिछली सदी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में शामिल था। 1969 महीनों खामोश रहने के बाद ज़ोडिएक किलर एक बार फिर से हरकत में आ चुका था। इस बार की तारीख थी 4 जुलाई, यानी अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, छुट्टी का दिन। रेस्तरां में वेटर का काम करने वाली 22 साल की डार्लिन फेरिन का अपने से 3 साल छोटे माइकल मैगो के साथ इश्क चल रहा था। दोनों कुछ खास पल बिताने घर से निकले थे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। डार्लिन कार चला रही थी। उसने कार ब्लू रॉक स्प्रिंग्स की तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर बाद उसने कार एक पार्किंग लॉट में रोक दी। ये जवान जोड़ों के लिए जानी पहचानी जगह थी, जो लेक हरमन रोड यानी पहली हत्या की जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। इसके फौरन बाद एक और गाड़ी उनकी गाड़ी के पास आकर रुकी। डार्लिन और माइकल बुरी तरह डर गए, लेकिन कुछ पलों बाद दूसरी गाड़ी वहां से निकल गई। दोनों ने राहत की सांस ली, पर 5 मिनट के अंदर वो दूसरी गाड़ी लौट आती है और उनके रास्ते को ब्लॉक करके खड़ी हो जाती है। अब उन पर एक टॉर्च से तेज रोशनी पड़ती है। दोनों समझते हैं कि शायद पुलिस है, लेकिन इस बीच कोई शख्स उनकी गाड़ी के करीब आ जाता है और दोनों पर गोलियां चला देता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो जाता है। जैसे ही इस घटना का पता चलता है, पुलिस पहुंचती है और दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। डार्लिन तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है, लेकिन माइकल बच जाता है।
वो पुलिस को हत्यारे का हुलिया बयान करता है। इस ग्राउंड पर पुलिस उसका स्केच तैयार कराती है। पर अभी बात ठंडी भी नहीं हुई थी कि कैलिफोर्निया की वेलेजो पुलिस को एक गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला कहता है कि वो आज हुए एक डबल मर्डर के बारे में बताना चाहता है और ये भी बताना चाहता है कि पिछले साल जिन 2 लोगों की हत्या हुई थी वो भी उसी ने की थी। इस फोन कॉल ने पुलिस की परेशानी और बढ़ा दी थी। उन्हें पता चला कि ये कॉल एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से किया गया था, लेकिन उनके लिए चिंता की बात ये थी कि हत्यारा खुद पुलिस को चुनौती दे रहा था। महीने भर बाद ज़ोडिएक किलर एक बार फिर हरकत में आया, लेकिन इस बार उसने हत्या नहीं बल्कि 3 अखबारों वेलेजो टाइम्स हेरल्ड, द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को एक जैसी 3 चिट्ठियां भेजी। इसमें उसने दोनों हत्याओं के बारे में जानकारी दी और अब तक हुई तीनों हत्याओं की जिम्मेदारी भी ली। लेकिन चिट्ठियों के साथ उसने एक क्रिप्टोग्राम भी भेजा जिसका जिक्र हमने स्टोरी के शुरू में किया था। खास बात ये थी कि ये क्रिप्टोग्राम अलग अलग 3 हिस्सों में था और हर चिट्ठी में इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा था। इस 408 सिंबल वाले क्रिप्टोग्राम में क्या लिखा था, ये जानने के लिए उसने तीनों अखबारों से कहा कि वे इन्हें अपने पहले पन्ने पर छापें। उसने धमकी दी कि ऐसा नहीं करने के गंभीर नतीजे होंगे और वो पूरे वीकेंड लोगों की हत्याएं करता रहेगा। अब ये मामला सिर्फ कैलिफोर्निया पुलिस का नहीं रह गया था, सीबीआई और एफबीआई भी इसमें शामिल हो चुकी थी। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने इस कोड को तोड़ने की भरसक कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। 5 दिन बाद सालिना शहर के एक कपल ने इसे डिकोड कर दिया। उसका संदेश बहुत खतरनाक था, जिसका कुछ हिस्सा इस तरह था: मुझे लोगों की हत्या करने में बहुत अच्छा लगता है और ये जंगल में किसी को मारने से ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। ये मुझे एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं मर जाऊंगा और जन्नत में दोबारा जन्म लूंगा तो वे लोग मेरे गुलाम होंगे जिनकी मैं हत्या कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे मेरे गुलाम जमा करने की स्पीड कम हो जाएगी और मेरे अगले जन्म पर असर पड़ेगा। पुलिस के हाथ नाकामी और शर्म के अलावा अब तक कुछ नहीं लगा था। अलबत्ता उन्हें एक पैटर्न दिख रहा था कि ज़ोडिएक किलर जवान कपल पर हमला करता है और घर से बाहर लोगों को निशाना बनाता है। 2 महीने बाद सितंबर 1969 में ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेफर्ड पिकनिक मनाने के लिए लेक बेरिसी पहुंचते हैं। उन्हें दूर से नजर आता है कि कोई गोरा चिट्टा आदमी उनकी तरफ चला आ रहा है, जिसने काले रंग की हुडी पहनी है। वो आदमी जब करीब आता है तो उन्हें दिखता है कि उसने सनग्लासेस भी लगा रखे हैं और उसकी हुडी पर टारगेट का निशान बना है। करीब आने पर वो उन्हें अपनी गन दिखाता है और कहता है कि वो एक अपराधी है जो जेल तोड़कर भागा है। इसके बाद वो उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और कहता है कि वो मैक्सिको जाना चाहता है। वो अपने साथ प्लास्टिक की रस्सियां भी लाया था। उसने पहले सिसिलिया को रस्सी दी और कहा कि वो ब्रायन के हाथ पीछे करके बांध दे। इसके बाद उसने सिसिलिया के हाथ भी बांध दिए। इसके बाद उसने पीछे से उन पर ताबड़तोड़ चाकुओं का वार करना शुरू कर दिया। सिसिलिया के बदन पर 6 गहरे जख्म उभरते हैं, जबकि ब्रायन के शरीर पर 10। इसके बाद ज़ोडिएक किलर उनकी गाड़ी के पास पहुंचता है और कार पर यह लिख देता है। कुछ घंटों बाद वो नापा शहर के कार वॉश से नापा काउंटी शेरिफ ऑफिस फोन करता है और कहता है कि वो एक डबल मर्डर की रिपोर्टिंग करना चाहता है जो उसने खुद किया है। पुलिस एक बार फिर सख्ते में आ जाती है। फॉरेंसिक के लोग फौरन उस जगह पहुंचते हैं जहां से कॉल किया गया था। उन्हें फिंगरप्रिंट भी मिलते हैं, लेकिन उसका मिलान कभी नहीं हो पाया। उधर सिसिलिया और ब्रायन की सांसें चल रही थी। उन्होंने मदद की गुहार की तो आसपास के लोग जमा हुए और दोनों को नापा काउंटी के क्वीन ऑफ द वैली अस्पताल पहुंचाया गया। ब्रायन हमलों से बुरी तरह घायल हो चुका था। वो कोमा में चला जाता है और 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। सिसिलिया किसी तरह बच जाती है और बाद में इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को देती है। शेरिफ ऑफिस के पुलिस ऑफिसर केन नार्लो इस घटना को सुलझाने में लग जाते हैं, लेकिन 1987 में रिटायर होने तक वो इसे नहीं सुलझा पाए। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पुराने पैटर्न को तोड़कर रख दिया। अगले ही महीने यानी अक्टूबर 1969 को ज़ोडिएक किलर ने एक कैब ड्राइवर को अपना शिकार बनाया। उस शाम किलर ने पॉल स्टाइन नाम के ड्राइवर की कैब ली और उसे डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को चलने को कहा। वो मैपले स्ट्रीट की एक बिल्डिंग में जाना चाहता था
रात कोई 10 बजे उसने ड्राइवर की हत्या कर दी। उसके बाद वो गाड़ी की चाबी और ड्राइवर का बटुआ लेकर उतरने लगा, लेकिन फिर रुक गया और पिछली सीट से उतरकर आगे की पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक कैंची निकाली और ड्राइवर की शर्ट का एक हिस्सा काट लिया। सारी चीजों को संभालने के बाद वो गाड़ी से उतरा और पैदल ही एक तरफ चल दिया। लेकिन एक बात जो ज़ोडिएक किलर को नहीं पता थी वो ये कि सामने वाली बिल्डिंग के 3 लड़के इस पूरी घटना को देख रहे थे। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट को फौरन फोन किया और बताया कि हत्यारा प्रेसिडियो इलाके की तरफ पैदल जा रहा है। लेकिन इस ब्यौरे में लड़कों ने एक गलती कर दी। उन्होंने पुलिस से कहा कि हत्या करने वाला एक काला शख्स है। इस बीच पुलिस मौके वारदात पर पहुंच चुकी थी। शायद उनकी मुलाकात ज़ोडिएक किलर से हुई भी हो, लेकिन वे चूंकि एक काले शख्स की तलाश कर रहे थे इसीलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने शुरू में सोचा कि इस हत्या का रिश्ता ज़ोडिएक किलर से नहीं है, क्योंकि ये बीच शहर में की गई हत्या थी और इसमें एक पुरुष को टारगेट किया गया था, जो कि पुरानी हत्याओं से अलग पैटर्न था। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक और चिट्ठी मिली जिसमें ज़ोडिएक किलर ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली और कहा कि उसका अगला निशाना एक स्कूल बस होगी। स्कूल बस की बात आते ही पुलिस की चिंता और बढ़ गई। अब वो हर हाल में इस हत्यारे को पकड़ना चाहती थी जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। कैब ड्राइवर की हत्या के चश्मदीद 3 लड़कों के ब्यौरे पर एक और स्केच तैयार किया गया जो पहले के स्केच की तरह ही मिलता था। अब चूंकि लड़कों ने हत्यारे को ब्लैक बताया था तो पुलिस के सामने थोड़ी दुविधा थी, लेकिन बाद में उन्होंने तय किया कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि कैब ड्राइवर की हत्या भी उसी ज़ोडिएक किलर ने की जिसने पहले की हत्याओं को अंजाम दिया था। इसके बाद हत्यारे ने एक और क्रिप्टोग्राम भेजा जो अगले 50 साल तक डिकोड नहीं हो पाया। अभी हाल ही में 2020 में टेक एक्सपर्टों की एक टीम ने एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से उसे डिकोड किया। लेकिन इससे ज्यादा हैरान करने वाला मामला नवंबर की वो 7 पन्नों वाली चिट्ठी थी जो ज़ोडिएक ने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजी थी। इस चिट्ठी में लिखा था कि कैब ड्राइवर की हत्या के बाद जब वो मौके वारदात से निकल रहा था तो पुलिस ने वाकई उसे रोका था और 3 मिनट तक उससे बातचीत की थी। इस चिट्ठी के कुछ अंश को अखबार ने छापा था। इसके बाद उसने एक और चिट्ठी मशहूर वकील मेल्विन बेली को भेजी और उनसे मदद मांगी। इस चिट्ठी में भी कैब ड्राइवर के शर्ट का एक टुकड़ा लगा था। इसके बाद ज़ोडिएक किलर का आतंक कम हो गया और उसकी तरफ से कोई और हमला नहीं किया गया। लेकिन पुलिस और प्रेस के साथ उसकी आंख बिचौली चलती रही। अप्रैल 1970 में उसने प्रेस को एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा जिसमें लिखा था माय नेम इज, इसके बाद 13 सिंबल का एक क्रिप्टोग्राफ। इस पहेली को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। उसने कुछ घटनाओं से इनकार भी किया। मिसाल के तौर पर गोल्डन गेट पार्क में सैन फ्रांसिस्को पुलिस स्टेशन पर हुई बॉम्बिंग की एक घटना से। चिट्ठी के आखिर में उसने टारगेट का निशान बनाते हुए लिखा टारगेट 10 SFPD 0। इसके बाद ज़ोडिएक की चिट्ठियां और कार्ड पुलिस और प्रेस को मिलते रहे। वो इनमें अजीबोगरीब दावे करता और कई बार उल्टी सीधी बातें भी लिखता। मिसाल के तौर पर उसने एक बार लिखा कि वो इस बात से अपसेट है कि लोग अभी तक अपने कपड़ों में ज़ोडिएक साइन वाले बटन नहीं टांक रहे हैं। ज़ोडिएक की ये चिट्ठियां अगर पुलिस के लिए शर्मिंदगी की वजह थी तो प्रेस के लिए सेंसेशनल इंफॉर्मेशन। अखबारों में ज़ोडिएक को खूब जगह मिलती रही। ज़ोडिएक की तरफ से सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को आखिरी चिट्ठी 1974 में मिलती है। इसमें ज़ोडिएक एक नया स्कोर देता है टारगेट 37 SFPD 0। पुलिस का कहना था कि उसने अपने स्कोर को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है क्योंकि उनके रिकॉर्ड में सिर्फ 5 लोगों की जान गई है। लेकिन ज़ोडिएक का कोई अता पता नहीं चल पाया। अगले कई साल तक वो खौफ की वजह बना रहा। पुलिस ने कुछ और डिटेल्स जरूर जमा किए, जैसे कि ज़ोडिएक के फिंगरप्रिंट मिल गए थे और ये पता चल चुका था कि वो 10 नंबर के खास जूते पहनता है जो आमतौर पर आर्मी स्टोर्स पर ही मिलते हैं। लेकिन इससे ज्यादा उनके हाथ कुछ नहीं लगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कोई 2500 लोगों से शक की बुनियाद पर सवाल जवाब किए गए और उनमें से कोई 10 लोगों को ज़ोडिएक की पहचान के बहुत करीब पाया गया। इनमें आर्थर ली एलन भी शामिल था जो प्राइमरी स्कूल का टीचर था और सेक्सुअल अपराध की वजह से जेल में बंद था। उसके पास एक घड़ी बरामद की गई थी जिस पर ज़ोडिएक का साइन था।
लेकिन न तो उसकी हैंडराइटिंग ज़ोडिएक किलर से मिलती थी और न ही फिंगरप्रिंट। एलन की पुलिस हिरासत में 1992 में मौत हो गई। इसके बाद गैरी फ्रांसिस पोस्टे पर भी शक किया गया कि वही सीरियल किलर है, लेकिन इसकी भी कोई तस्दीक नहीं हो पाई। इसी तरह पुलिस ने एक बार रिचर्ड गायकोवस्की पर भी शक किया, क्योंकि वो ज़ोडिएक की तरह चश्मा पहनता था और उसका हुलिया सीरियल किलर से बहुत मिलता जुलता था, पर उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल नहीं मिलती थी। 50 साल हो चुके हैं। ज़ोडिएक किलर का आतंक भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। अब सारी उम्मीद ज़ोडिएक के उस क्रिप्टोग्राफ पर लगी है जिसमें उसने 13 सिंबल में अपना नाम बताया था। देखना है कि इसे कब डिकोड किया जाता है।